नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। जैसा कि हमारा टॉपिक चर्चा में क्यों या कि चर्चित विषय प्रीलिम्स फैक्ट या डेली करंट अफेयर्स बेस्ड बात करते थे, तो आइए आज के समाचार या मुख्य खबरों में अपन देखने की कोशिश करते हैं क्या है आज के चर्चित विषय में महत्वपूर्ण जीएस विद श्याम के साथ। अगर हमारा आपका चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ भी चैनल की लिंक जरूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनको भी मिल पाए जो कंपटीशन फील्ड की तैयारी तो कर रहे हैं पर विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो निरंतर अपनी तैयारी को बढ़ाना चाहते हैं, तो भी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के चर्चित विषय में। पहला है, हाल ही में अंटार्कटिका में 100 किलोमीटर लंबा बर्फ का पिंड जो तेजी से पिघल रहा है को औपचारिक रूप से ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के बाद ग्लासगो ग्लेशियर का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? ग्लासगो ग्लेशियर का नाम दिया गया है। ठीक है, ग्लासगो ग्लेशियर का नाम दिया गया है। ठीक, ग्लासगो ग्लेशियर का नाम दिया गया है। आइए थोड़ा इसके बारे में और बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCCC के कॉप का 26वां सत्र ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित किया जा रहा है। यानी कॉप 26 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कॉप 26 का आयोजन ग्लासगो में आयोजित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए इसी तरह कुछ देखते हैं, कुछ सम्मेलन की अगर बात करते हैं, जैसे आपका है स्टॉकहोम कन्वेंशन। देखते हैं क्या है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। 1972 में आया। ये स्टॉकहोम सम्मेलन के मुख्य परिणामों में से एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का निर्माण था। विश्व जलवायु सम्मेलन जिनेवा 1979, इसको देखते हैं क्या है। विश्व जलवायु सम्मेलन, जिसे आमतौर पर प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहा जाता है, जिनेवा में आयोजित किया गया था। यानी प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब आया? तो 1979 में आयोजित कहाँ किया गया? जिनेवा में। रियो शिखर सम्मेलन देख लेते हैं 92 में, और फिर रियो +5 पूछा जाता है कभी कभी 97। तो इसने एजेंडा 21 नामक विकास प्रथाओं की एक सूची की सिफारिश की। इसने सतत विकास की अवधारणा को पारिस्थितिक जिम्मेदारी के साथ संयुक्त आर्थिक विकास से जोड़ा है। इसी तरह कॉप फर्स्ट बर्लिन जनवरी 1995, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कॉप फर्स्ट के लिए कॉप फर्स्ट का आयोजन वर्ष 1995 बर्लिन में किया गया। यानी कॉप फर्स्ट का आयोजन बर्लिन में 1995 में। क्योटो प्रोटोकॉल 97, क्योटो में विकसित देश वर्ष 2008 और 2012 के बीच वर्ष 1990 के स्तर से नीचे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 5.2 की कमी के सामूहिक लक्ष्य पर सहमत हुए। कॉप 13 भी देख लेते हैं, चर्चा का विषय है। बाली इंडोनेशिया 2007, पोर्टियो ने बाली रोड मैप और बाली कार्य योजना पर सहमत व्यक्त की, जिसने वर्ष 2012 के बाद के परिणाम की ओर अग्रसर किया। कॉप 21 पेरिस 2015, वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक समय से 2.0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक और भी अधिक सीमित करने का प्रयास करता है या करना। ठीक है, आइए नंबर 1 बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स में। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना देखते हैं क्या है। वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत ने एक बड़ी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना शुरू करने के लिए दोनों देशों द्वारा विचार किया है। ठीक है, भारत और इसमें इटली है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन से उत्पादित बिजली को ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंक्रनाइज करना है। यानी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना भारत ने शुरू कर दी है। ठीक है, चर्चा का विषय है। आइए देखते हैं आगे चर्चित विषय में। हाल ही में भारत ने आसियान के वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनेई के आमंत्रण पर 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया है ना। भारत और आसियान के बीच जो हमारी लगातार राजनयिक संबंध है उसकी 73वीं वर्षगांठ है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी राजनेताओं ने वर्ष 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया। आसियान भारत शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह भारत व आसियान को उच्चतम स्तर पर जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल है ना, जैसे आप अभी कोविड-19 में देखें तो भारत और आसियान के बीच जो संबंध थे बहुत अच्छे संबंध थे, इसीलिए हमें उनमें बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स भी मिले, है ना, और आपको देखे भी हैं आप लोग लगातार। प्रमुख बिंदु की अगर इसमें बात करें, यह एक ईस्ट पॉलिसी में आसियान, एक ईस्ट पॉलिसी में आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति एवं व्यापक इंडो पैसिफिक विजन के लिए भारत के दृष्टिकोण में आसियान की केंद्रीयता को रेखांकित करता है। आइए आगे बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में। आज का विशेष है, आज के विशेष में एक टॉपिक है हमारा
विश्व बैंक, देखते हैं क्या है विश्व बैंक। परिचय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IRDB तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए काम कर रहे हैं। 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। अगर सदस्य की बात करें तो 179 देश इसके सदस्य हैं। भारत भी एक सदस्य देश है इसका, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। जो हाल ही में गंगा उत्सव था, गंगा उत्सव के बारे में देखते हैं क्या है विशेष। एक दिन और बता चुके हैं। हाल ही में गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2021 का 5वां संस्करण शुरू हुआ, जो राष्ट्रीय नदी गंगा की महिमा का जश्न मनाता है। 4 नवंबर 2008 को गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, है ना, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी। इस कार्यक्रम में गंगा तरंग पोर्टल एवं गंगा ज्ञान पोर्टल के शुभारंभ के साथ एक अन्य कार्यक्रम भी शामिल होंगे, यानी दो पोर्टल लॉन्च हो चुके हैं, गंगा तरंग पोर्टल और गंगा ज्ञान पोर्टल, जो कि इंपॉर्टेंट है ना, गंगा उत्सव के आयोजन के दौरान। आइए 5वें नंबर चर्चित विषय में बात करते हैं। हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में राजनेताओं ने सदी के मध्य तक या उसके आसपास कार्बन तटस्थता के निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने रोम घोषणा के प्रस्तावों को अपनाया है। G20 देशों की वर्तमान अध्यक्षता इटली द्वारा की जा रही है ना। G20 का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इटली है। एक अंतिम रिपोर्ट में इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के लिए सार्थक और प्रभावी कार्यवाही का आह्वान किया है। हालांकि कोई समयबद्ध समझौता नहीं हुआ है। अगले टॉपिक में देखते हैं भाषा संगम पहल। ये क्या है भाषा संगम पहल? एक श्रेष्ठ भारत, है ना। देखते हैं हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलों की शुरुआत की है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 140वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया गया है ना। उन्होंने भारत को एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैं जिन्होंने कई रियासतों का विलय अपने भारत देश में कराया, है ना। इसलिए उनकी याद में उनकी जन्म जयंती पर भाषा संगम पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य लाया गया है ना, जिसमें कई भाषाओं को भी जोड़ा जाएगा। अगर पहल के संबंध में बात करें तो 22 भारतीय भाषाओं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं कि दैनिक उपयोग में आने वाले बुनियादी वाक्य सिखाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण NCERT द्वारा विकसित किया गया है। इसके पीछे यह विचार है कि लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में बुनियादी बातचीत संबंधी कौशल हासिल करना चाहिए। यह दीक्षा ई पाठशाला और 22 पुस्तिकाओं के माध्यम से भी उपलब्ध है ना। अगला टॉपिक की बात करते हैं। गुरु पर्व को विश्व पैदल यात्री दिवस घोषित करने का प्रस्ताव। हाल ही में पंजाब पुलिस ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है कि सड़क सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए गुरु नानक देव की जयंती यानी गुरु पर्व को विश्व पैदल यात्री दिवस के रूप में घोषित किया जाए। बेहद इंपॉर्टेंट है गुरु नानक देव की जन्म जयंती। वर्ष 2021 में गुरु नानक का 552वां गुरु पर्व 19 नवंबर को मनाया जाता है। यानी गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को, है ना। तो आज के हमारे चर्चित विषय प्रीलिम्स फैक्ट और महत्वपूर्ण तथ्य में ये रही आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें जो आपकी परीक्षा को और मजबूत बनाता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल GS विश्याम को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट पाते रहें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।